गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर क्लास 12th का शुरू करने वाले हैं जो कि टर्म 1 से रिलेट कर रहा है ये, और उस चैप्टर्स का नाम है बायोमोलिकुल्स। ठीक है, तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके पास आए हैं, एक खास एनर्जी के साथ। ठीक है, और आप भी हमारे साथ बने रहें और इस चैप्टर्स का आनंद उठाएं। सबसे पहले तो क्या है कि आज तो बायोमोलिकुल्स का मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि आखिर इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए और इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि बायोमोलिकुल्स ऐसे चैप्टर्स है कि इनके वर्ड के बारे में, इसमें जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जिससे कि कोई स्टूडेंट परिचित नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है लिखा हुआ है बायोमोलिकुल्स में, ऐसा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो स्टूडेंट नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ उसकी गहराई तक नहीं पहुंचा होगा, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, वो सुना जरूर होगा। कौन ने सुना है कार्बोहाइड्रेट का नाम, कौन ने सुना है प्रोटीन का नाम, कौन ने सुना है आपका विटामिन का नाम, कौन ने सुना है आपका सपोज डीएनए का नाम, कौन ने सुना है आरएनए का नाम। ठीक है, ऐसा कोई बच्चे नहीं है, क्लास 9-10 के बच्चे भी इसको सुन चुके होंगे, लेकिन हाँ इस कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की गहराई में नहीं गए हैं, प्रोटीन की गहराई में नहीं गए हैं, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड की गहराई में नहीं गए हैं, उसके बाद फाइनली विटामिन क्या है, हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा इस चैप्टर्स में, जो कि बायोमोलिकुल्स इसको इस सारे टॉपिक को अपने अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बायोमोलिकुल्स चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन देंगे आपको, और इसका मतलब समझ लीजिए कि आज लेक्चर फर्स्ट है बायोमोलिकुल्स का। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ बायोमोलिकुल्स। देखिए सबसे पहली बात है, हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बायो का मतलब होता है लाइफ। आप जानते हो कि बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ, मतलब कह सकते हो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ के लिए, मतलब हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंस रखता हो। मतलब इसके बिना हमारी, मतलब कि लिविंग सिस्टम, इसके बिना, इस मॉलिक्यूल्स के बिना या फिर कोई एटम्स के बिना कह सकते हैं, भले एटम मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग है, आप इस बात को जान लीजिए कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन ये एटम और मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग रहते हुए भी लिविंग सिस्टम को चला रहा है। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन लिविंग है, सब जानता है, लेकिन हाँ इसमें खास बात ये है कि ये एटम मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग जरूर है, लेकिन लिविंग सिस्टम को ये चला रहा है हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? तो आपको ये जानना है कि बायोमोलिकुल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है, मतलब बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ रहे हैं आप, ग्रुप ऑफ एटम समथिंग जो भी हो। तो ये बात है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल हो, इम्पोर्टेंस रखता हो, ठीक है, लिविंग सिस्टम को चला रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताइए कि मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे पूरे बॉडी को, पूरे लिविंग सिस्टम को, कोई भी लिविंग सिस्टम हो, आइदर वो प्लांट्स हो या फिर आपका एनिमल बॉडी हो, किसी भी लिविंग सिस्टम को वो चला रहा हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिवली बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर नॉन लिविंग बट इट सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट किसको करता है, लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स। अब बात आती है, एक टर्म आपको मिलेगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायो का मतलब लाइफ होता है, मतलब ऐसे, मतलब कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ पढ़ने को मिलेगा, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब है वैसा केमिस्ट्री जो कि आपके लाइफ से रिलेट करता है, लिविंग सिस्टम से रिलेट करता है। ठीक है, इसमें हम लोग वो सब चीज़ के अध्ययन करते हैं, वो सब चीज़ के स्टडी करते हैं जो कि हमारे लिविंग सिस्टम को चलाता हो, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे मतलब कि समझ लीजिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि आपका लिविंग सिस्टम से रिलेटेड हो। ठीक है, लिविंग सिस्टम से रिलेटेड हो, उसके अंदर मान लें कि कोई भी मतलब लिविंग सिस्टम को चला रहा हो,
वैसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री के नाम से उसको हम लोग जाना करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये तो हमारा थोड़ा सा आपका ये था कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स। एसेंशियल मॉलिक्यूल्स है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसके बिना लिविंग सिस्टम डेड है। ठीक है, लिविंग सिस्टम क्या है, डेड है। वैसे मॉलिक्यूल को क्या बुलाइएगा, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग को ये आखिर ये क्या क्या मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या ऐसा मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले बात है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहला मॉलिक्यूल्स आ गया आपका। उसके बाद आपको पढ़नी होगी प्रोटीन्स। क्या है, प्रोटीन्स। उसके बाद है विटामिन्स, विटामिन्स। उसके बाद क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपका दो पार्ट होता है, एक डीएनए है और एक आरएनए है। और कह सकते हैं कनेक्टिवली थोड़ा सा हम लोग इस पर भी ध्यान दे देंगे, क्या है, हार्मोन्स। ठीक है इस पर भी ध्यान देंगे। बोलिए कितना है। अब बोलिए इस मॉलिक्यूल के बिना क्या हमारा बॉडी चलेगा, लिविंग सिस्टम नहीं चल सकता है। इस सारे मॉलिक्यूल के बिना जब भी जिक्र होता होगा तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, आपका हार्मोन्स है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, ये सब एक मॉलिक्यूल्स है। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। और कैसा मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सबसे बड़ी बात ये है, मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन अपने आप में ये सब कैसा मॉलिक्यूल है, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक साधारण मॉलिक्यूल नहीं है ये। जैसे कि हम लिख दिए वाटर, ये बड़ा ही साधारण मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा साधारण मॉलिक्यूल है। आप बोलिए कि साधारण मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में अंतर क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि साधारण मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा आसान होता है। बोलिए कि वाटर का स्ट्रक्चर बनाने में कोई परेशानी आपको लगती है। आप बोलते हो कि इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, तो क्या इसको बनाने में आपको परेशानी हुई। लेकिन इस चैप्टर्स में आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं जो इस स्ट्रक्चर से स्टूडेंट बच्चे लोग हमारे भागा करते हैं। लेकिन हाँ, आप लेक्चर को सुनते रहिए, टाइम टू टाइम आपको जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपको ऐसा लगने लगेगा वाटर के जैसा और कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा। हाँ, कॉम्प्लेक्स बहुत है। ठीक है, इसलिए कि हमारे पे नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो नेचुरल होता है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल कॉम्प्लेक्स होता ही है। ठीक है, नेचर में जो पाने वाला जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है, नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जितने ही मॉलिक्यूल को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। किस कारण बन गया कि ये बहुत, इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को लिखने ऐसा नहीं, सब सारे रूल पे लिखाता है, आपको चिंता करने की बातें नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम लोग अपना चैप्टर शुरू करें तो कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैंने आइडिया दे दिया, अब हम कहाँ से शुरू करें इस चीज़ को। सबसे बड़ी बात ये है कि स्टार्ट होता है ये चैप्टर कार्बोहाइड्रेट से। एनसीईआरटी कवर किया, स्टार्ट किया है कार्बोहाइड्रेट्स से। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। समझ रहे हैं, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर्स को। तो आज आपको सबसे पहले ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बताने के बाद मैं आपका टाइम एंगेज नहीं करूँगा। ठीक है, क्या कि पहला लेक्चर है। ठीक है, आप ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए हम सब कुछ देखते हुए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्कशन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में क्या है। देखिए, कार्ब का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। क्लियर, कार्ब का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, और H2O का मतलब हाइड्रेट। H2O जहाँ भी हाइड्रेट शब्द आप सुने होंगे, ऐसा नहीं कि नया टर्म है, क्लास 10 में भी हाइड्रेट का जिक्र है।
तो हाइड्रेट जहाँ भी सुन ले तो वाटर से रिलेटेड होता है। कार्ब का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को देखिए सर, शुरू में क्या था ना, शुरू में कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनेशन था, मॉडर्न डिफिनेशन आया नहीं था, ओल्ड डिफिनेशन क्या था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बुलाता था। क्या बोलते था कार्बोहाइड्रेट को कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ध्यान दीजिएगा, इज कॉल्ड, बोलिए कितना छोटा सा साधारण कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब बोलिए इतना आसान सा डिफिनेशन जो दे के चला गया था कि कहता था कि कार्बन को जो हाइड्रेट्स होगा ना उसी को बोलेंगे मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स। अब थोड़ी सी बात कन्फ्यूजन आपको लग रही होगी, कार्बन का हाइड्रेट्स तो लिखे तो हम कैसे लिखें, तो चलिए हम लिखते हैं, हम लोग साथ में मिलकर लिखते हैं। कार्बन का हाइड्रेट्स लिखा जाता है CH2 इसको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब वाटर, हाइड्रेट्स जैसी आ जाए दिमाग में बुझना रहा वाटर की बात कर रहा, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, हालांकि ये डिफिनेशन बहुत दिन तक वैलिड नहीं रहा, फेल हो चुका था, फिर नया डिफिनेशन जो आया हम आपको बताएंगे अभी जस्ट। तो एग्जांपल में मान लीजिए C6H12O6, आप जान रहे हो क्या है ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, जिस कंपाउंड में कहता है कार्बन हो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, आप उसको कार्बोहाइड्रेट बुला सकते हो, लेकिन ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब अब मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो बुला लिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह वैलिड ये नहीं होने वाला है। जैसे हम लिख दिए C12H22O11, शुगर का फार्मूला है, सुक्रोज का फार्मूला है, केन शुगर का फार्मूला है, शुगर केन का फार्मूला है, तो ये है, समझ रहे, तो ये भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट, अच्छी बात है। मान लीजिए और भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, C6 है, H12 है, O5 है, रेमनोज है, ठीक है, बहुत सारे फार्मूला आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। लेकिन बात ये है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो एसेंशियल एलिमेंट होना हो जरूर है, कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे भी है तीन चीज़ तो जरूर होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन ये भी क्लियर है कि ये तीनों चीज़ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हो ही, लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि कार्बोहाइड्रेट है तो तीन एलिमेंट तो एसेंशियल है, कार्बोहाइड्रेट है तो तीन एलिमेंट एसेंशियल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एसेंशियल है, लेकिन ये कोई भी जरूरी नहीं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा, ठीक है। जैसे मान लें हम लिख दिए यहाँ पे CH3COOH, यहाँ भी क्या देख रहे हैं आप, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? शुरू से नाम सुनते आ रहे हैं, क्लास 9 क्लास 10 से, एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, ये कहाँ से कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन आपको बता चुके हैं कोई ज़रूरी नहीं है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है अब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पहला जो कंडीशन है कहता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम इसको इस पर बैठा के देखते हैं कि ग्लूकोज को बैठा के देखते हैं। यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे लिखेंगे C6H2O लिख दीजिए। अब Y की जगह पे क्या लिखे जो कि इतना पार्ट आ जाए हमारा, तो Y की जगह पे आप क्या लिखिएगा, आप Y की जगह पे लिखिएगा 6, Y की जगह पे क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा। देखिए C6 पहले से था, C6 2 12 H12O6, ठीक है। चलिए इस पे तो ये बैठ गया, कार्बोहाइड्रेट का वैलिड इस पे हो चुका है, इस पे ये बैठ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी बात है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम C12H22O11 की बात करें, C12H22O11 तो यहाँ पे CX कहता है H2 हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो X के जगह पे अगर 12 रख दें, अब बोलिए H2O की जगह पे क्या रखे जो ये पार्ट आ जाए हमारा, ये पार्ट आने का मतलब यहाँ पे 11 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा C12H22O11। चलो ये भी इस पर फिट बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, इस पर फिट बैठ चुका है, इस पर फिट बैठ चुका है तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मान लिया इसको कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कहता ये है कि अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा टर्न मारेगा, यहाँ पे आप इसको चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कि बोर्ड की बातें हैं,
टर्म 1 की बातें हैं, इससे क्वेश्चन आने वाला है, क्या पता कि आपका ऑब्जेक्टिव यही रहे, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में रहे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर कर सकता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर इनवैलिड डिफिनेशन है तो उससे क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं इनवैलिड से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन उससे भी आ सकता है। अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए CH3COOH, मतलब क्या आप इससे समझे, इसके मतलब समझे कि C2 3 1 4 C2H4 और O। आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि किसका फार्मूला है, एसिटिक एसिड का फार्मूला। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं CXH2O होल Y, तो यहाँ पे X की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, H2O का लेते हैं, तो Y की जगह पे अगर 2 रखते हैं, तो देखिए जैसे ही आप Y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये फार्मूला को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके मतलब क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं, सेटिस्फाइड तो कर दिया, लेकिन एसिटिक एसिड इज नॉट द कार्बोहाइड्रेट। यहीं पे ये फेल कर चुका था कि यहाँ से, ठीक है, कुछ चीज़ पे बैठ रहा था, कुछ ऐसे चीज़ पे ही बैठ रहे थे जो कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, बैठ जरूर रहा था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कह देते कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ नॉट, मतलब कि हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन क्या ये भी बात सही है कि हमेशा ये सच होने वाला बात नहीं था। तो इसलिए ये डिफिनेशन हमारे लिए इनवैलिड हो चुका था, और एक नए डिफिनेशन के रूप में कार्बोहाइड्रेट आया। अब देखिए उस नए डिफिनेशन से मिलेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये भी जान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि इनवैलिड है तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखो। तो अब आपके मन में बात आएगी कि सर वैलिड डिफिनेशन क्या था, एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या था, अभी तक क्या चल रहा है। तो उस बात से हम लोग मिलने वाले हैं कि क्या एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आ रहे हैं हम लोग जगह पे कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स कहता है क्या, हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इट इज, सबसे पहला इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अभी ध्यान मत दीजिएगा इस बात पे आप लोग, ऑप्टिकली एक्टिव में हम लोग आएंगे। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कैसा होगा, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला बात ये है, हम अलग अलग तौर के लिखा रहे हैं, एनसीईआरटी में एक साथ बोल दिया। कहता है पहला बात है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। दूसरा बात ये है कि इट कंटेन आइदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। इसमें कहता है कि इस कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। आप एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानते हो किससे, CHO, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कहता है या तो ये ग्रुप होगा या ये ग्रुप होगा। दूसरी बात है क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, बताएंगे आपको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है। थर्ड ये कहा गया था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कह सकते हो इट कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके मतलब इसके पास OH ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा होगा, मतलब कि एक नहीं होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसा कंडीशन इसके साथ था कार्बोहाइड्रेट के साथ। आप इस बात को 3 पॉइंट बना के आप एक डिफिनेशन भी बना सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विच कंटेन आइदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट क्लियर। तो ये हो गया, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज आइडिया दिया, मतलब उसके पास हाँ
इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एल्डिहाइड ग्रुप एडजस्ट करता है, कैसे कीटोन ग्रुप एडजस्ट करता है। जैसे कि ग्लूकोज में, ग्लूकोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। आप क्या लिखते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। आज के बाद आप ये लिखना भूल जाओ, इसलिए बायोमोलिकुल में इस फार्मूला का कोई यूज नहीं। ठीक है, अगर ये फार्मूला आप लिखते हो इससे कोई सवाल ही नहीं बनता है, इससे कोई सवाल नहीं बनता है। अब पता ही नहीं चल रहा है आपको इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे है। अब फ्रुक्टोज का फार्मूला लिख दें सिंपल सा C6H12O6, वहाँ भी आपको पता नहीं चलता है। इसलिए बायोमोलिकुल चैप्टर जब पढ़ रहे हैं सबसे पहले इसको तो भूल जाइए आप। C6H12O6 को एकदम भूल जाने में फायदा है, क्वेश्चन इससे बनने वाला ही नहीं है। ठीक है, ताकि जो भी केमिकल रिएक्शन ऑपरेट होगा आइदर एल्डिहाइड ग्रुप पे होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप पे ऑपरेट होगा। तो ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का भी क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, हालांकि पॉलीसेक्राइड हटा चुका है टर्म 1 से, लेकिन हमारे लेक्चर में पॉलीसेक्राइड भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में जैसे आ गया ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। डाइसेक्राइड में तो आपका शुगर केन है, केन शुगर है, सुक्रोज है। आपका पॉलीसेक्राइड में क्या है, स्टार्च है, माल्टोज है, ग्लाइकोजेन है, ये सब चीज़ स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, सेलुलोज है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हमने क्या आपको बायोमोलिकुल्स का एक इंट्रोडक्शन दिया कि चलिए बायोमोलिकुल्स आपका चैप्टर मैंने स्टार्ट कर चुका है, हमारे बच्चे निराश ना हो। ठीक है, आपके लिए बायोमोलिकुल स्टार्ट हो चुका है, टर्म 1 के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप टाइम इस वीडियो को देखते रहो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।